सार्वजनिक छवि और गुप्त कार्य अलग अलग होते हैं। यह कई साल बाद ही साफ होता है और ये केवल तब ही स्पष्ट होते हैं जब सबसे सम्मानित हस्तियों की प्रतिष्ठा की परतें उधरती हैं, जिससे ऐसे खुलासे होते हैं जो हमें उनकी महान विरासतों का कठोर पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर कर देते हैं। नंबर 10। उनका नाम आज भी असाधारण रूप से प्रमुख है। सबसे शानदार दुकानों में महंगे परफ्यूम, बेहतरीन गहनों और भव्य कपड़ों पर जो नाम लिखा होता है वो है कोको शनेल, दुनिया की सबसे प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर, जिनकी विरासत समय के प्रभावों का सामना करती नजर आती है। 20 साल की उम्र में 1910 में उन्होंने पहली दुकान खोलकर टोपी बेचना शुरू किया। जल्द ही उन्होंने कपड़े बनाना शुरू किया और उनकी पहली सफलता एक पुराना स्वेटर से बनी ड्रेस थी। कुछ ही समय में कई लोगों को यह पोशाक पसंद आने लगी और वे खरीदने की जगह पूछने लगे। शनेल ने फिर उन्हें वैसी ही एक ड्रेस बनाने की पेशकश की। 1920 के दशक में उन्होंने पहला परफ्यूम, फिर चनेल सूट और लिटिल ब्लैक ड्रेस पेश की। ये प्रमुख डिजाइनर न केवल आकर्षक कपड़े बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, बल्कि ऐसे कपड़े भी बना रही थी जो महिलाओं के पहनने के लिए आरामदायक हों। वह पेरिस की साहित्य और कला जगत की केंद्रीय हस्ती बनी। शनेल ने कई प्रमुख नाटकों और बैले के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए और उनके करीबी दोस्तों में पाब्लो पिकासो भी थे। फैशन उद्योग में उनकी मेहनत से बहु अरब डॉलर का लग्जरी साम्राज्य बना और महिलाओं की बदलती भूमिकाओं की कहानी भी जुड़ी थी। इन्हीं प्रयासों से फैशन में क्रांति शुरू हुई थी। ये थी कोको चैनल की जिंदगी, जो एक फैशन डिजाइनर, महिलाओं की समर्थक, क्रांतिकारी और जासूस थी। फैशन इंडस्ट्री की जिस महिला को सम्मानित किया जाता है वह सिर्फ कपड़े नहीं बनाती थी और टोपियां नहीं बेचती थी, बल्कि राष्ट्रीय समाजवादी समर्थक और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनों की मुखबिर भी थी। 1939 में युद्ध शुरू होते ही वो पास के रिट्ज होटल में रहती थी। कब्जे के समय वह जर्मन राजनयिक हांस गुंटर वॉन डिंकलेज से रोमांटिक संबंध में थी, जो गेस्टापो के जासूस और अबवेहर एजेंट थे। दूसरे विश्व युद्ध के शुरू में डिंकलेज के संपर्क से वे जर्मन अधिकारियों के सामाजिक दायरे में आ गए। 1941 में जर्मन जासूस अपने सहयोगी बैरन लुइस डी फॉवरेलान के साथ बर्लिन गया। दोनों ने तानाशाह से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। कुछ समय बाद खुफिया एजेंसी को डिंकलेज की प्रेमिका की अपने भतीजे को लेकर चिंता के बारे में पता चला, जिसे फ्रांस पर आक्रमण में पकड़ा गया था। शनेल का अपने रिश्तेदार को लेकर डर जर्मनों को सौदेबाजी का मौका देता है। उन्होंने फैशन डिजाइनर को उसके प्रभावशाली मित्रों से जानकारी के बदले उसके भतीजे की रिहाई और सुरक्षा देने का प्रस्ताव दिया। शनेल का मिशन कभी दर्ज नहीं हुआ, इसलिए यह पता नहीं चल सका कि उसने जर्मनों को क्या जानकारी दी। ये पता है कि उसने किसी रूप में खुफिया जानकारी दी, क्योंकि उसी साल उसका भतीजा सुरक्षित लौट आया। 1943 में पेरिस को नेशनल सोशलिस्टों के चंगुल से आज़ाद करा लिया गया, जिससे सभी जर्मनों को शहर से हटना पड़ा, जिसमें डिंकलेज भी शामिल था, जिसे शनेल को भी पीछे छोड़ना पड़ा। अगले साल फ्रांसीसी सरकार ने कब्जे के दौरान हमलावरों की मदद करने वालों पर कार्रवाई की। इस सूची में कथित गद्दार कोको शनेल भी शामिल थी। उन्हें गिरफ्तार किया गया और कई घंटों तक पूछताछ की गई, एक ऐसी पूछताछ जिसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। सबूतों की कमी से उन्हें रिहा किया गया। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि उनकी रिहाई उनके करीबी संपर्क विंस्टन चर्चिल ने करवाई हो सकती थी, जो खुद भी ट्रेडिंग विद द एनिमी एक्ट का उल्लंघन कर रहे थे। माना जाता है कि चैनल को पता था कि चर्चिल ने अधिनियम तोड़ा, क्योंकि उन्होंने जर्मनों को शहर में ड्यूक ऑफ विंडसर की संपत्ति की सुरक्षा के लिए पैसे दिए। प्रिंस ऑफ वेल्स रहते हुए वे और चैनल प्रेमी थे। इस साल के बाद चैनल फिर शानो शौकत से रहने लगी और अमीरों, मशहूर हस्तियों के लिए कपड़े बनाने लगी। उनकी मृत्यु 1971 में हुई। उन्हें कभी भी जासूस के साथ अपने संबंध या अवेयर के साथ अपने सहयोग के बारे में सवाल नहीं किया गया, और वो जानकारी जो उन्होंने दी थी जिससे एक तानाशाह की मदद हुई। नंबर 9। तीसरे स्थान पर आता है इतिहास के 3 सबसे प्रभावशाली कलाकारों में लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो के बाद स्पेनिश चित्रकार, सिरेमिक कलाकार और मूर्तिकार
पाब्लो पिकासो आते हैं। उन्हें 20वीं सदी के महान कलाकारों में गिना जाता है, जिन्होंने प्रभावशाली क्यूबिज्म कला शैली बनाई। इस कला शैली में चित्र की समतल 2 आयामी सतह होती है, जिसमें परिप्रेक्ष्य और मॉडलिंग नहीं होती। पिकासो ने अपने 91 में से 80 साल कलात्मक अभिव्यक्ति को समर्पित किए और आधुनिक कला में अहम योगदान किया। वह मानते थे कि उनका काम ही उन्हें जिंदा रखेगा। पिकासो लगातार खुद को नए रूप में ढालते रहने के लिए प्रसिद्ध हैं। वह शैलियाँ इतने अलग अलग ढंग से बदलते कि उनका काम 6 अलग अलग कलाकारों का लगता, सिर्फ एक का नहीं। उन्हें विविधता का शौक था और वह इस बात पर जोर देते थे कि अगर उनकी कला में वह विविधता नहीं होती तो वह अपना मनचाहा प्रभाव हासिल नहीं कर पाते। कहा जाता है कि पिकासो ने अपने करियर में 1.5 लाख से ज़्यादा कलाकृतियां बनाई थी। इतिहासकारों ने उनके कार्यों को अलग अलग अवधियों में विभाजित किया है, जो उनके जीवन के अलग अलग दौरों को दर्शाती है। इन अवधियों में नीला काल शामिल है, जिसमें उनकी कृतियों में नीला रंग प्रमुख था, और गुलाबी काल, जिसमें गुलाबी, लाल और बेज रंगों का इस्तेमाल हुआ। पिकासो का जीवन 1973 में खत्म हुआ, पर कला जगत में उनका प्रभाव बना रहा। उनके कार्य आज भी वैश्विक कला बाजार पर हावी हैं और वे सबसे अधिक उत्पादक कलाकार के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक हैं। लेकिन रंगों का साहसी उपयोग, शैली और पीड़ित कलाकार के मुखौटे के पीछे एक व्यक्तित्व था जिसे अधिकतर लोग नहीं देख सके। इसे केवल उनके शिकार और करीबी सहयोगी ही देख पाए थे। कलाकार की सफलता और विरासत उसकी जीवन की महिलाओं के प्रति तिरस्कार से धूमिल हो गई है। असल में उसके करीब के बहुत कम लोगों के पास उसके चरित्र के लिए अच्छा कहने को था। उसकी अपनी पोती ने भी उसके बारे में यह दिखाने के लिए एक उपन्यास लिखा कि वह कितना भयानक था। पिकासो को आत्ममुग्ध और औरतबाज कहा गया है, जो महिलाओं, खासकर अपनी प्रेरणा स्रोत महिलाओं के प्रति बेरहम और घिनौना व्यवहार करते थे। वह अक्सर अपनी प्रेरणा स्रोत महिलाओं को छोड़कर कम उम्र की मॉडल्स चुन लेता था, जिनमें से एक ने आरोप लगाया कि उसने उसे घर में बंद कर दिया था ताकि वह और कलाकारों के साथ काम न करे। वह विवाहेतर संबंधों और दोस्तों को न निभा पाने के लिए भी जाना जाता था। इतिहासकारों के अनुसार पिकासो कई दिल टूटने और तबाही के लिए जिम्मेदार था। नंबर 8। टोली हेवर्ड का जन्म स्लो इंग्लैंड में हुआ था और वो 7 बच्चों में सबसे बड़े थे। उन्होंने एस्टन यूनिवर्सिटी से भूविज्ञान में डिग्री, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से भूविज्ञान में पीएचडी और एस्टन, एडिनबर्ग व बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से मानद डिग्रियां प्राप्त की। 1982 में 25 वर्ष की उम्र में टोनी ने बीपी में रिग जियोलॉजिस्ट की नौकरी शुरू की। उन्हें जल्दी पदोन्नति मिल गई और 1997 तक वह बीपी एक्सप्लोरेशन के डायरेक्टर बन गए, जो वैश्विक ऊर्जा कंपनी है और तेल गैस की खोज व विकास करती है। डायरेक्टर बनने के 3 साल बाद टोनी को बीपी एमोको एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन का ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। 1 साल बाद वह ग्रुप ट्रेजरर बने, जिनकी जिम्मेदारी वैश्विक कोषागार संचालन, विलय और अधिग्रहण की निगरानी थी। 2007 में उन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी घोषित किया गया। इस पद पर कंपनी में काम करते हुए टोनी संचालन को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने पर केंद्रित रहे, इसलिए उन्हें एक सक्षम सुधारक माना जाता था जो श्रमिकों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए तेल खनन में सुधार लाने का प्रयास कर रहे थे। एक प्रसिद्ध व्याख्यान में उन्होंने कहा, हमारा मुख्य उद्देश्य शेयर धारकों के लिए मूल्य बनाना है। इसके लिए आपको दुनिया का ध्यान रखना होगा। हालांकि 2010 तक एक सक्षम वकील के रूप में उनकी प्रतिष्ठा भी डीप वाटर होराइजन रिग की तरह ही ढह गई और उसी के परिणाम स्वरूप डीप वाटर होराइजन आपदा, जो इतिहास में सबसे बड़ी आकस्मिक समुद्री तेल रिसाव थी, 20 अप्रैल 2020 को हुई थी। इस रिग का मालिकाना और संचालन अपतटीय ड्रिलिंग कंपनी ट्रांसोशन के पास था और इसे बीपी द्वारा लीज पर लिया गया था। यह मिसिसिपी कैनियन में था, जो महाद्वीपीय शेल्फ की घाटी है। तेल का कुआं समुद्र की सतह से 4,993 फीट नीचे समुद्र तल पर था। आपदा की शाम कुएं को सील करने के लिए हैलिबर्टन द्वारा लगाए गए कंक्रीट कोर से तेज दबाव वाली प्राकृतिक गैस फट पड़ी। कंक्रीट मिश्रण कोर दबाव सहन करने में कमजोर था। शायद नाइट्रोजन मिलाने से
सख्त होने की प्रक्रिया तेज हुई। इस विस्फोट से खाड़ी में बड़ा तेल रिसाव हुआ, जिससे रोज 60,000 बैरल तेल बह रहा था। जैसे जैसे यह आपदा जारी रही और नियंत्रण की प्रक्रिया शुरू हुई, बीपी का पहला कदम ट्रांसोशन के पास जाना था, जहां उन्होंने सहायता और संवेदना की पेशकश की। दूसरा कदम टोनी हेवर्ड की ओर से आया, जिन्होंने एक त्वरित स्पष्टीकरण दिया, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर तेल रिसाव की मात्रा और गंभीरता को कम करके बताया। उन्होंने इसे खाड़ी के पानी की मात्रा के मुकाबले बहुत कम बताया। कंपनी ने बताया कि समुद्र में करीब 1,000 बैरल प्रतिदिन जमा हो रहे थे, जिससे समुद्री जीवन और पर्यावरण प्रभावित हो रहे थे। ये निश्चित रूप से सच नहीं था। सरकारी अधिकारियों की जांच में पुष्टि हुई कि रिसाव 60,000 बैरल तक पहुंच गया था, शायद इससे भी ज्यादा। हालांकि यह उस कार्यकारी का एकमात्र गलत बयान नहीं था। पूरी आपदा के दौरान उन्होंने लगातार और भी खराब टिप्पणियां की, जिनमें एक बयान भी शामिल था जिसमें उन्होंने एक कैमरामैन से कहा कि वो यहां से चला जाए, जब वो लुइसियाना के तट से आपदा की तस्वीरें ले रहा था। उन्होंने एक रिपोर्टर से यह भी कहा, उद्धरण है, कोई नहीं है जो चाहता है कि ये सब मुझसे ज्यादा जल्दी खत्म हो जाए। मैं अपनी जिंदगी वापस चाहता हूं। इस बयान को स्वार्थी माना गया और इससे टोनी को जो आलोचना झेलनी पड़ी थी उसमें और इजाफा हो गया। उन्होंने कहा, मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे झेलना पड़ रहा है, और मैं ब्रिट हूं, मैं सह सकता हूं। उन्होंने वैज्ञानिकों द्वारा पेश किए गए वास्तविक तथ्यों से लगातार इनकार किया। 3 विशेषज्ञों ने खाड़ी में पानी के नीचे तेल के गुबार पाए, लेकिन टोनी ने इसे खुलेआम नकारा और इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। उनकी विवादास्पद घोषणाएं तब खत्म हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि अगर टोनी ने ऐसा कहा होता तो वे उनके लिए काम नहीं करते। नंबर 7, थॉमस वुड्रो विल्सन, अमेरिकी विद्वान और राजनेता, संयुक्त राज्य अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति थे और अपनी महत्वाकांक्षी विधायी उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध है। स्कॉटिश मूल के परिवार में जन्मे विल्सन के पिता एक प्रेस्बिटेरियन पादरी थे और उनकी मां के पक्ष के दादा भी उसी पद पर थे। स्वाभाविक रूप से चर्च ने उनके पालन पोषण में एक प्रमुख भूमिका निभाई। उनके पिता ने गृह युद्ध में कॉन्फेडरेट सेना में सेवा दी थी। इस युद्ध ने वुड्रो विल्सन को गहराई से प्रभावित किया, जिन्होंने तबाही और कड़वे परिणामों को अपनी आंखों से देखा। उन्हें हिंसा और सशस्त्र संघर्ष से व्यक्तिगत घृणा थी। विडंबना है कि वुड्रो विल्सन युद्धकालीन राष्ट्रपति बने, जबकि संघर्ष के प्रति उनकी घृणा ही उन्हें उपयुक्त बनाती थी। राष्ट्रपति रहते वुड्रो विल्सन ने विश्व शांति के लिए पहला अंतर सरकारी संगठन राष्ट्र संघ स्थापित किया। यह 1920 में पेरिस शांति सम्मेलन में स्थापित हुआ था, जिसने प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने में मदद की। वुड्रो विल्सन को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। हालांकि वुड्रो विल्सन की छवि शांतिप्रिय थी, लेकिन वे अफ्रीकी अमेरिकियों के प्रति खुला तिरस्कार रखते थे। शुरुआत में उन्हें डेमोक्रेटिक उम्मीदवार चुना गया था। उनके न्यू फ्रीडम प्लेटफॉर्म से कई अफ्रीकी अमेरिकी नेता आकर्षित हुए, लेकिन सरकार द्वारा संघीय कार्यालयों में नस्लीय अलगाव लागू करने से वे निराश हो गए। 1912 में वुड्रो विल्सन के राष्ट्रपति बनने पर वॉशिंगटन डीसी में अफ्रीकी अमेरिकी मध्यम वर्ग तेजी से बढ़ रहा था और वे आबादी का 1/3 थे। देश की राजधानी में अब भी जातीय भेदभाव और नस्लवाद था। हालांकि समानता में कुछ प्रगति हुई थी। पड़ोस, स्कूल और संस्थान जाति के आधार पर बटे थे, लेकिन संघीय सरकार ने संयुक्त कार्यबल रखा था। वुड्रो विल्सन के पद संभालने तक संघीय कर्मचारियों में 10% अफ्रीकी अमेरिकी थे। उनके प्रशासन में मोड़ आया। वुड्रो विल्सन के राष्ट्रपति बनने पर संघीय एजेंसियों में नस्लीय भेदभाव शुरू हुआ। संघीय भेदभाव ने न केवल नस्लों को अलग किया, बल्कि इसने पेशेवर तरक्की के अवसरों को भी सीमित कर दिया, जिसमें योग्यताओं के बावजूद मनचाही नौकरियों तक पहुंच भी शामिल थी। इतिहासकारों के मुताबिक वुड्रो विल्सन ने अपने कार्यकाल में अफ्रीकी अमेरिकी प्रगति को रोकने की कोशिश की। नंबर 6, हांस एस्पर्गर एक ऑस्ट्रियाई चिकित्सक थे जो असामान्य न्यूरोलॉजी पर अपनी शुरुआती शोध के लिए जाने जाते हैं। एस्पर्गर सिंड्रोम का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है, जिनकी विस्तृत शोध मुख्य रूप से बच्चों पर केंद्रित थी। उन्होंने मनोवैज्ञानिक विकारों पर 300 प्रकाशन लिखे, जिससे उन्हें मरणोपरांत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली।
एस्पर्गर ने अपने जीवन में 10,000 से ज्यादा पुस्तकों की निजी लाइब्रेरी रखी। उन्होंने अपनी पढ़ाई का श्रेय अपनी आध्यात्मिक परिपक्वता को दिया। पूर्व सहयोगियों के मुताबिक वह अक्सर शास्त्रीय लेखकों, कवियों और बाइबल का उद्धरण देते थे और वह एक कट्टर ईसाई थे और सेंट लुकास गिल्ड के सदस्य थे, जो कैथोलिक यूजेनिक्स का समर्थन करता है, जिसमें नकारात्मक के बजाय सकारात्मक यूजेनिक्स शामिल है। यह भी कहा गया कि एस्पर्गर ठंडे और दूर थे। युवावस्था में वे बुंड न्यूलैंड के घुमंतु विद्वानों में शामिल हुए, जो जर्मन युवा आंदोलन से जुड़े थे और जिसे चिकित्सक ने अपने जीवन का मार्गदर्शक बताया। जर्मन युवा आंदोलन ने 1930 के दशक से द्वितीय विश्व युद्ध के तानाशाह से करीबी संबंध बनाए रखे। ये पता चलता है कि कोको चैनल ही एकमात्र विश्व को आकार देने वाली अग्रणी नहीं थी जिन्होंने तानाशाही के तहत राष्ट्रीय समाजवादियों के साथ सहयोग किया था। लगता है एस्पर्गर ने शासन से सहयोग किया, जबकि वे दावा करते रहे कि वे विकलांगों को समाप्त किए जाने से बचा रहे हैं। लेकिन ऐतिहासिक युद्ध दस्तावेज इसका उल्टा दिखाते हैं। हांस एस्पर्गर ने मानसिक रूप से विकलांग लोगों को एम स्पीगलग्राच संस्थान भेजा, जहां अनैतिक मानव प्रयोग और चिकित्सकीय उपेक्षा होती थी। ये संस्था पहले से ही भयावह थी। युद्ध के दौरान इस क्लिनिक में करीब 800 मरीजों को तथाकथित वैज्ञानिक आंदोलन के तहत नस्लीय स्वच्छता के नाम पर इच्छा मृत्यु दी गई। यह अनैच्छिक इच्छा मृत्यु T4 कार्यक्रम का हिस्सा थी, जिसका निशाना लाइलाज बीमार, शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग, भावनात्मक रूप से परेशान और बुजुर्ग लोगों पर था। हांस एस्पर्गर, जो न्यूरोडाइवर्सिटी के अध्ययन में अग्रणी थे और विकलांगों की मदद करना चाहते थे, उन्होंने शासन को पीड़ितों की सूची भी दी। उन्होंने मरीजों की रिपोर्ट बर्लिन स्वास्थ्य अधिकारियों को नहीं दी, जबकि यह उनका कानूनी दायित्व था। चौंकाने वाली बात यह है कि युद्ध के बाद एस्पर्गर की जांच हुई और दस्तावेजों से पता चला कि उनका AM स्पीगलग्राच से संबंध था और वे शुद्धिकरण का समर्थन करते थे। लेकिन अंततः मित्र देशों की सेनाओं द्वारा उन्हें राजनीतिक गलत कार्यों से मुक्त कर दिया गया। वे अपने मेडिकल करियर में आगे बढ़ते रहे। नंबर 5, थॉमस एडिसन ने दुनिया को आज जैसा है उस दिशा में आगे बढ़ाया। इतिहास के सबसे महान अमेरिकी आविष्कारकों में से एक माने जाने वाले थॉमस एडिसन ने उस समय में बिजली के आधुनिक युग की शुरुआत की, जब बिजली का एकमात्र स्रोत आदिम कम वोल्टेज वाली बैटरियां थीं। इस आविष्कारक की सबसे क्रांतिकारी आविष्कारों में पहली व्यावसायिक रूप से सफल बल्ब, फोनोग्राफ और मोशन पिक्चर कैमरा शामिल है। उन्होंने पहली बार विद्युत वितरण प्रणाली की शुरुआत की थी। अपने करियर में एडिसन ने अकेले और दूसरों के साथ मिलकर 1093 पेटेंट हासिल किए, जो विश्व रिकॉर्ड है। उन्होंने दुनिया की पहली औद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला बनाई और जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन स्थापित की। उन्हें विशेष रूप से काम के प्रति अपनी निष्ठा में अडिग बताया गया था और वे कई दिनों तक चलने वाले मैराथन में अपनी सहन शक्ति के लिए बदनाम थे। वह नींद को समय की बर्बादी मानते थे। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था, प्रतिभा 1% प्रेरणा और 99% पसीना है। जानने वालों ने उन्हें करिश्माई और प्रबल अहंकार वाला कहा। वह अंतर्मुखी थे और प्रयोगशाला का एकांत पसंद करते थे, लेकिन थॉमस एडिसन के आकर्षण के पीछे भी अंधकार छिपा था। कहा जाता है कि आविष्कारक अक्सर मेनलो पार्क प्रयोगशाला में उनके कर्मचारियों द्वारा बनाए गए या अन्य आविष्कारकों से खरीदे गए आविष्कारों का श्रेय खुद ले लेते थे। फोनोग्राफ के व्यवहारिक विकास को जॉन क्रूसी, थॉमस एडिसन के मुख्य मैकेनिक ने अंजाम दिया था, जिन्होंने एडिसन की मोटी मोटी रूपरेखाओं के आधार पर कार्यशील मॉडल तैयार किया था। इलेक्ट्रिक चेयर का श्रेय भी उन्हें मिलता है, जिसे उनके लैब के इंजीनियर हैरोल्ड पी ब्राउन ने इसकी परिकल्पना की थी। इस आविष्कारक को उन अन्य आविष्कारकों के पेटेंट का दावा करने की भी आदत थी जो उनसे जुड़े नहीं थे। ग्रैनविल टी वुड्स युद्ध के बाद पहले अफ्रीकी अमेरिकी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। 1887 में उन्होंने इंडक्शन टेलीग्राफ के लिए पेटेंट लिया, लेकिन एडिसन ने उन पर पहले ऐसा टेलीग्राफ बनाने का दावा कर मुकदमा किया। लेकिन वुड्स ने यह लड़ाई जीत ली, लेकिन इसकी कीमत उन्हें आर्थिक तंगी और व्यक्तिगत नुकसान के रूप में चुकानी पड़ी। थॉमस एडिसन ने 1890 के दशक में काइनेटोग्राफ या मूवी कैमरा का पेटेंट कराया,
लेकिन उसकी यह रचना दूसरे आविष्कारकों के जीवन भर के काम पर भी टिकी थी। उन्होंने न केवल अन्य आविष्कारकों के काम को चुराया या उसका श्रेय लिया, बल्कि एडिसन ने अपने प्रतिद्वंदियों को बदनाम या रोकने के लिए दुष्प्रचार वाले जनसंपर्क अभियानों में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। उन्होंने कई बड़े पेटेंट युद्धों को जन्म दिया, जिनमें करंट्स का युद्ध भी शामिल है, जिसमें उनके और उनके पूर्व कर्मचारी निकोला टेस्ला के बीच जबरदस्त विवाद हुए। टेस्ला ने ऑल्टरनेटिंग करंट का समर्थन किया, एडिसन डायरेक्ट करंट पर अड़े रहे। टेस्ला को कमजोर और बदनाम करने के लिए एडिसन ने हद तक जाकर सार्वजनिक विद्युताघात के प्रदर्शन किए ताकि प्रत्यावर्ती धारा को घातक खतरा साबित कर सके। लोगों के साथ उनके रिश्तों ने थॉमस एडिसन को एक अस्थिर स्वभाव वाले नेता के रूप में दिखाया, एक ऐसे बॉस के रूप में जो प्रेरणादायक भी था और तानाशाह भी। कहा जाता है कि वो अपने कर्मचारियों से अत्यधिक काम के घंटे की मांग करते थे, जो उनके काम के प्रति नजरिए और इस सोच के अनुरूप था कि नींद समय की बर्बादी है। कभी कभी वो अपने कर्मचारियों पर चिल्लाते और फिर उसे मजाक बना देते थे। एडिसन एक ही बात पर केंद्रित रहते थे, उनका ध्यान केवल अपने काम के जुनून पर था, जिसकी वजह से वह एक अनुपस्थित पति और भावनात्मक रूप से दूर पिता बन गए थे। नंबर 4, विटकुन कास्टलिंग, नेता, हीरो, मानवतावादी और इतिहास के सबसे बड़े गद्दार। 1911 में कास्टलिंग ने नॉर्वेजियन सेना में प्रवेश किया और पेट्रोग्राड व हेलसिंकी में सैन्य अटैची रहे। उन्होंने रूस में राहत कार्यों में भी मदद की और राष्ट्रसंघ के तहत राहत कार्यों में भी सहायता की। कास्टलिंग का मानवतावादी ध्यान सोवियत संघ में भुखमरी और बीमारियां कम करने पर था। 1922 में यूक्रेन में नानसेन अकाल राहत मिशन के प्रमुख के रूप में वे मुख्यालय स्थापित करने, भोजन जुटाने और नागरिकों को चिकित्सा सामग्री उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार थे। राष्ट्रसंघ के तहत उन्होंने बुल्गारिया और आर्मेनिया में राहत प्रयासों का नेतृत्व किया और शरणार्थियों की मदद की। इसी वजह से उस सैन्य अधिकारी को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत तक नायक माना गया, लेकिन बाद में उसका नाम गद्दार का पर्याय बन गया। 1931 से 1933 के बीच कास्टलिंग ने एक कृषि सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में सेवा दी और जल विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल को दबाकर लोकप्रियता हासिल की। फिर उन्होंने सरकार से इस्तीफा देकर फांसीवादी नाज़जोनल समलिंग पार्टी बनाई, जो कम्युनिज्म और ट्रेड यूनियनवाद के दमन के लिए थी। नाज़जोनल समलिंग एक अति दक्षिणपंथी पार्टी थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध में नेशनल सोशलिस्टों से मिली थी। युद्ध के दौरान कास्टलिंग तानाशाह के रूप में कार्य कर रहे थे और उनकी कठपुतली सरकार ने ऐसे कानून पारित किए जिन्होंने नागरिकों को पोलैंड के कंसंट्रेशन कैंपों में भेजने की प्रक्रिया को सक्रिय रूप से आसान बनाया। वह उन संघर्षों के भी जिम्मेदार थे जिनसे नॉर्वेजियन प्रतिरोध सेनानियों और प्रमुख राजनीतिक विरोधियों की जान गई। 1940 में उन्होंने जर्मन समर्थित तख्ता पलट का प्रयास किया और नॉर्वेजियनों से आक्रमणकारियों का साथ देने का आग्रह किया। 1942 में वे राइख कमिश्नर जोसेफ टेरबोवन के अधीन मंत्री अध्यक्ष बने। युद्ध के समय उन्होंने चर्च, स्कूल और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवादी विचारधारा में ढालने की बार बार कोशिश की। इन्हीं कारणों से 1945 में नॉर्वे की जर्मन कब्जे से मुक्ति पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। आखिरकार उन्हें प्रमुख युद्ध अपराधों का दोषी पाया गया, जिनमें फांसी, उत्पीड़न, देशद्रोह और गबन शामिल थे। विटकुन कास्टलिंग ने अपनी यात्रा एक मानवतावादी के रूप में शुरू की थी, लेकिन बाद में वे एक राष्ट्रीय समाजवादी सहयोगी बन गए, जिन्होंने अपने पीड़ितों की किस्मत का फैसला सक्रिय रूप से किया। नंबर 3, बर्नी मैडॉफ का बचपन न्यूयॉर्क के क्वींस के लॉरेल्टन में बीता। उन्होंने पहला साल अल्बामा विश्वविद्यालय में बिताया और हॉफस्ट्रा विश्वविद्यालय हेम्पस्टेड से राजनीति विज्ञान में डिग्री ली। उन्होंने 1960 तक थोड़े समय के लिए ब्रुकलिन लॉ स्कूल में कानून पढ़ा। उसी साल स्प्रिंकलर सिस्टम और लाइफगार्ड की कमाई से बचाए $5000 से बर्नार्ड एल मैडॉफ ने अपनी पत्नी रूथ के साथ बर्नार्ड एल मैडॉफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज कंपनी शुरू की। रूथ वॉल स्ट्रीट पर काम करती थी और उनके पास मनोविज्ञान की डिग्री थी। मैडॉफ की कंपनी ने भरोसेमंद रिटर्न्स का वादा किया और स्टीव जैसे हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स का मजबूत बेस बनाया। स्टीवन स्पीलबर्ग, जॉन माल्कोविच, केविन बेकन और कायरा सेडविक। मैडॉफ की खासियत पेनी स्टॉक्स थी, जो सस्ते शेयर ओवर द काउंटर मार्केट में ट्रेड होते थे।
ये नैस्डैक एक्सचेंज का पूर्ववर्ती था, यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशंस स्टॉक मार्केट, जिसमें वो मैनेजर और चेयरमैन के रूप में कार्यरत थे। इस व्यापारिक उद्यम के माध्यम से मेडॉफ ने न्यूयॉर्क और पाम बीच के सबसे प्रभावशाली और अमीर व्यापारियों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए। उन्होंने इन व्यक्तियों को निवेशक के रूप में साइन किया, उन्हें शानदार रिटर्न्स दिए और उनके सुझावों का इस्तेमाल करके और अधिक निवेशकों को आकर्षित किया। उन्होंने वित्तीय नियामकों से अच्छी मित्रता बनाई। उन्होंने पैसे वाले निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशिष्टता की रणनीति का भी इस्तेमाल किया। यह विचार कि हर किसी को उनके फंड्स में स्वीकार नहीं किया जाएगा, मेडॉफ निवेशक के रूप में स्वीकार किए जाने को प्रतिष्ठा का प्रतीक बना देता था। एक सफल निवेश प्रबंधक और दोस्ताना स्टॉक ब्रोकर की प्रतिष्ठा उस वक्त बिखर गई जब वो ठग साबित हुआ। 2008 में महान मंदी आई, जिससे वैश्विक घबराहट और निवेशकों द्वारा पैसे निकालने की होड़ मच गई। मेडॉफ की फंड में निवेशकों ने नुकसान की भरपाई के लिए तेजी से पैसा निकालना शुरू किया, लेकिन अब उसके पास असली नगद पैसा नहीं बचा था। अपने निवेशकों को चुकाने के लिए उसे जिन $7 अरब की जरूरत थी वे उसके पास नहीं थे। कुछ महीने पहले उसने कंपनी की संपत्तियों के लाखों डॉलर को कर्मचारियों को समय से पहले बोनस के बहाने बांटने की कोशिश की थी। गिरावट का सामना करते हुए उसने अपने दोनों बेटों को अपने अपार्टमेंट में बुलाया, जिन्होंने उससे बोनस के बारे में सवाल किए। कोने में आकर मेडॉफ को अपना लंबे समय से छुपा हुआ राज बताने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने माना कि उसका कारोबार एक बड़े झूठ पर था और अब वह मुश्किल में था। मेडॉफ को लगा कि वह बेटों पर भरोसा कर सकता है, लेकिन धोखाधड़ी उनके लिए बहुत ज्यादा थी। वे अधिकारियों के पास गए और अपने पिता को पोजी स्कीम चलाने वाले धोखेबाज के रूप में उजागर किया। 11 दिसंबर 2008 को उन्हें गिरफ्तार किया गया और 11 संघीय अपराधों में दोषी पाकर, जिसमें झूठी गवाही, मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिभूति धोखाधड़ी शामिल है, 150 साल की जेल हुई। नंबर 2, लांस आर्मस्ट्रॉन्ग एक पूर्व पेशेवर साइकिलिस्ट, कभी एक सम्मानित खिलाड़ी थे, जिन्हें दृढ़ता का प्रतीक माना जाता था। सारी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने कभी अपने जुनून से पीछे नहीं हटे, यहां तक कि जब उन्हें कैंसर का पता चला तब भी नहीं। अमेरिकी साइकिलिस्ट ने छोटी उम्र में खेल शुरू किया था। वह साइकिलिंग, तैराकी में माहिर थे और किशोरावस्था तक ट्रायथलॉन व तैराकी प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगे। हाई स्कूल स्नातक से पहले आर्मस्ट्रॉन्ग यूएस साइकिलिंग फेडरेशन की जूनियर राष्ट्रीय टीम में चुने गए थे। वहीं से उनका साइकिलिंग करियर जूनियर विश्व चैंपियनशिप से यूएस शौकिया चैंपियनशिप तक पहुंच गया और 1992 तक उन्होंने पेशेवर बनकर मोटोरोला टीम ज्वाइन कर ली। 1993 में वह विश्व रोड रेसिंग में दूसरे सबसे कम उम्र के बने और 1993 व 1995 में टूर डी फ्रांस स्टेजें जीतीं। 1996 के टूर डी फ्रांस के बाद आर्मस्ट्रॉन्ग बीमार पड़े और उन्हें कैंसर का पता चला। पुष्टि होते होते यह बीमारी उनके फेफड़ों और दिमाग में फैल गई थी। उन्होंने सर्जरी और कीमोथेरेपी करवाई और कुछ ही महीनों बाद वे फिर से खेल की दुनिया में लौट आए। अपने निदान के सिर्फ 2 साल बाद उन्होंने लग्जमबर्ग टूर जीत लिया। उन्होंने 2001 और 2002 में टूर जीता और फिर 2004 में भी जीत हासिल की। 2005 में 7वीं टूर जीतने के बाद लांस आर्मस्ट्रॉन्ग ने कुछ समय के लिए संन्यास लिया। 2008 में वे फिर से प्रतिस्पर्धी रेसिंग में लौटे और 2009 के टूर डी फ्रांस में तीसरे स्थान पर रहे। हालांकि उसके 1 साल बाद इस सम्मानित खिलाड़ी, जिसे उसकी दृढ़ता के लिए सराहा जाता था, पर तब सवाल उठे जब पता चला कि उसकी वही जिद और लगातार जीतने का सिलसिला एक चौंकाने वाले रहस्य का नतीजा था। अप्रैल 2010 में फ्लॉयड लैंडिस, जो कभी आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ ही साइकिलिस्ट थे, ने यूएसए साइकिलिंग के एक अधिकारी को एक ईमेल भेजा। उन्होंने बताया कि वह और कई साथी खिलाड़ी PEDS जैसी प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं के इस्तेमाल के दोषी थे, जिसे खेल में धोखाधड़ी माना जाता है। लैंडिस ने अपनी स्वीकारोक्ति में लांस आर्मस्ट्रॉन्ग पर भी प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं के इस्तेमाल का आरोप लगाया। जून 2012 में USADA ने आरोप लगाया कि इस साइकिलिस्ट, उनके मैनेजर, 3 डॉक्टरों और ट्रेनर ने 1990 के दशक के अंत से दशकों लंबी PED साजिश में हिस्सा लिया। एजेंसी के मुताबिक
आर्मस्ट्रॉन्ग ईपीओ और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जैसी प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाएं ले रहे थे। उन्होंने ये पदार्थ अन्य साइक्लिस्टों को भी दिए थे। उन पर उस समय रक्त चढ़वाने और टेस्टोस्टेरोन का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया गया था। आरोपों के कारण आर्मस्ट्रॉन्ग पर साइकिलिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लग गया। इस खुलासे के चलते खिलाड़ी से उनके टूर डी फ्रांस खिताब और 1998 के बाद मिले सभी पुरस्कार छीन लिए गए। एजेंसी ने वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड के तहत किसी भी खेल में आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। नंबर 1। इतिहास के 2 सबसे महत्वपूर्ण अग्रणी थे राइट ब्रदर्स, जो इंजन से संचालित सतत और नियंत्रित विमान उड़ान भरने वाले पहले लोग थे। उनकी खोज से विमानन उद्योग शुरू हुआ और आधुनिक हवाई यात्रा संभव हुई। विल्बर और ऑरवेल राइट 4 साल के अंतर से यूनाइटेड ब्रेदरन इन क्राइस्ट चर्च के एक पादरी के यहाँ जन्मे थे। भाइयों और उनके भाई बहनों को सार्वजनिक शिक्षा मिली और वे ऐसे माहौल में पले बढ़े जिससे उनकी बौद्धिक रुचि बढ़ी। ये ऑरवेल थे जिन्हें विश्वास था कि अगर माहौल कम पोषक होता तो उनकी उड़ान थम जाती और वे अपनी जिज्ञासा का अनुसरण नहीं कर पाते। विल्बर और ऑरवेल स्वतंत्र विचारक थे जिन्होंने अपनी प्रतिभा पर गहरा आत्मविश्वास दिखाया। उन्हें अपने निर्णय की सही सोच पर भी अटूट विश्वास था। वे निराशा का सामना करने पर भी दृढ़ता से प्रयास करते रहने के लिए संकल्पित थे। ये गुण उस आदर्श मिश्रण के घटक थे जिसने उन्हें महानता की राह पर अग्रसर किया। राइट परिवार में वही 2 सदस्य थे जिन्होंने न कभी कॉलेज में पढ़ाई की न शादी की। इसके बजाय वे दोनों मिलकर एक प्रिंट शॉप स्थापित करेंगे और साथ ही 2 स्थानीय अखबारों का संपादन और प्रकाशन भी करेंगे। 1892 में उन्होंने साइकिल की दुकान खोली और छोटी मात्रा में साइकिल बनाना शुरू किया। यही उन्होंने अपनी सेल्फ ऑयलिंग साइकिल व्हील हब बनाई। साइकिल और अखबार के व्यवसाय से कमाए पैसों से भाइयों ने 1899 में अपने एरोनॉटिकल प्रयोग फंड करने शुरू किए। दोनों ने स्थानीय पुस्तकालय में एरोनॉटिक्स के सभी संसाधनों का पूरा उपयोग किया। अगले साल वे सिविल इंजीनियर ऑक्टेव शान्यूट से मिले, जो बाद में राइट भाइयों के विश्वास पात्र बने। पहली नियंत्रित उड़ने वाली मशीन बनाने की खोज में दोनों ने समझा कि सफलता के लिए रचना में पंखों की जरूरत है। उन्होंने पाया कि पंखों से लिफ्ट बनेगी। एक प्रणोदन प्रणाली अगली चुनौती थी जिसे पार करना था और उसके बाद नियंत्रण की एक विधि थी। उन्होंने ग्लाइडर अग्रणी ओटो लियंथल को आदर्श माना और देखा कि उन्होंने उड़ने वाले पंख कैसे बनाए। स्वचालित वाहनों के निर्माता उन्होंने महसूस किया वे भी शक्तिशाली इंजनों के साथ हल्की कारें विकसित करने की प्रक्रिया में थे। दोनों समस्याएं हल हो गई थी, अब सिर्फ नियंत्रण का तरीका खोजना बाकी था। अनुभवी साइकिल चालकों के रूप में राइट भाइयों का मानना था कि पूरा नियंत्रण पायलट के हाथों में होना चाहिए और वे वजन बदलने के खतरों से अच्छी तरह वाकिफ थे, क्योंकि पहले के उड़ने वाले यंत्र इस मामले में दोषपूर्ण साबित हुए थे। इसलिए उन्होंने यान के पंखों पर दबाव केंद्र को सटीक रूप से नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने पंखों में हेलिकल ट्विस्ट लाने की कोशिश करने से पहले कई यांत्रिक योजनाएं तैयार की। इस प्रयास के परिणाम स्वरूप यान के एक तरफ उठान लिफ्ट में वृद्धि हुई और दूसरी तरफ कमी आ गई। अब किसी भी पंख का सिरा मन चाहे नीचे कर सकते हैं और नियंत्रण पा सकते हैं। उनके पास पहला संचालित सतत उड़ान भरने वाला और नियंत्रित विमान था, जिससे आधुनिक विमानन की शुरुआत हुई। भाइयों ने इस रहस्य को सुलझा लिया था और उनके प्रयासों की सराहना की गई। उनकी प्रारंभिक सफलता ने प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने और हवाई यात्रा का रास्ता खोलने की नींव रखी। लेकिन इन दोनों आविष्कारकों का भी एक अंधेरा पक्ष था। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार राइट ब्रदर्स ने दूसरों को उड़ान शुरू करने या उनके विचारों को सुधारने से रोका। उन्होंने कहा कि उनके काम की सुरक्षा और पेटेंट जरूरी है ताकि कोई उनके विचार का उपयोग न करे। उनकी आक्रामकता ने शुरुआती विमानन उद्योग को गहराई से बाधित किया। भाइयों के लिए अकेले आगे बढ़ना संभव नहीं था और भी आविष्कारक और विशेषज्ञ थे जो उनकी मदद कर सकते थे और इस विचार को आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन राइट भाइयों ने अपने डिजाइन पर एकाधिकार करने का फैसला किया और पेटेंट युद्ध शुरू कर दिया। 1906 में उड़ान नियंत्रण विधि का पेटेंट मिलने के बाद उन्होंने राइट कंपनी बनाई।
कंपनी ने विमान निर्माण पर एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश की, पर यह असफल रहा। उन्होंने कानूनी रणनीति बदलकर विदेशी और घरेलू विमान चालकों व कंपनियों से लाइसेंसिंग शुल्क वसूलने के लिए मुकदमे शुरू किए। इसमें विमानन अग्रणी ग्लेन कर्टिस भी थे। 1910 में उन्होंने कर्टिस के खिलाफ मुकदमा जीता और उसके बाद की हर कानूनी लड़ाई में भी जीत हासिल की। इसमें राइट ब्रदर्स द्वारा दायर किए गए 9 मुकदमे और उनके खिलाफ दायर किए गए 3 मुकदमे शामिल थे। विल्बर के निधन और ऑरविल के रिटायर होने के बाद भी पेटेंट युद्ध चलता रहा और अन्य निर्माता भी कानूनी लड़ाइयां लड़ते रहे। इस युद्ध ने विमानन उद्योग में संकट खड़ा कर दिया, जिससे अमेरिका में इसका विकास रुक गया। पेटेंट युद्ध 1917 तक समाप्त नहीं हुआ था, जब संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने हस्तक्षेप किया और एक पेटेंट पूल बनाया, जिससे उद्योग को स्वतंत्र रूप से नवाचार करने और अपनी तकनीकों को एक छोटी सी फीस के बदले साझा करने की अनुमति मिली। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे सभी आने वाले वीडियो से अपडेट रह सकें। मेरा नाम टॉप 5 अननोन्स है और मैं आप सभी से अगले वीडियो में मिलूंगा।